चलिए, आप लोगों का फिर से वापस से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं, सीखते हैं न्यूट्रिशन। देखिए बच्चों, हम लोग जो है स्टार्टिंग से ही बहुत बेसिकली ये इसके बारे में जानते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को मिलने को निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन जैसे कि हम आपको अगर बोल दे रहे हैं भाषा में, तो आप वीडियो को वापस से पीछे आकर के उसको लिख सकते हैं। निषेचन किसे बोलते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही निषेचन कहा जाता है। ठीक है, आइए निषेचन के बारे में हम लोग डिटेल सीखते हैं। ये इतना छोटा प्रक्रिया नहीं है, जितना छोटा इसका डेफिनेशन है उतना ही प्रक्रिया थोड़ा सा बड़ा है। अब थोड़ा सा हम लोग ये सीखते हैं कि निषेचन के बारे में बताए कौन है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, निषेचन के बारे में सर्वप्रथम अरस्तु बताए थे। ठीक है, लेकिन पूरी जानकारी डिटेल नहीं बता पाए थे। और निषेचन का जो खोज है मानवों में, निषेचन का जो खोज है वो किए हैं हर्टविग ने। ठीक है, मानवों में निषेचन का खोज हर्टविग ने किया था। ठीक है, और पादपों में निषेचन के बारे में पादपों में स्ट्रासबर्गर ने बताया। ठीक है, ये नाम आप काफी सुने होंगे और ये भी नाम। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे से सीखते हैं निषेचन की पूरी डिटेल हम लोग सीखते हैं। और हम लोग ये चैप्टर आपको पता होगा मानव जनन के अंतर्गत हम लोग सीख रहे हैं निषेचन के बारे में। तो हम लोग अब बात करेंगे केवल मानवों में निषेचन के बारे में। ठीक है, चलिए क्या है कि निषेचन को सुविधात्मक रूप से अध्ययन के लिए चार भागों में बांटे। वापस कह रहे हैं, देखिए निषेचन क्या होता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने को निषेचन कहते हैं, वो जो प्रक्रिया होती है। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि निषेचन के बारे में मनुष्य में सबसे पहले जो निषेचन का खोज किए हैं वो किए हैं W.A.O. हर्टविग ने, और पेड़ पौधा में स्ट्रासबर्गर ने। ठीक, अब हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं, निषेचन को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, सुविधात्मक रूप से अध्ययन करने के लिए इन्हें आप चार भागों में बांटते हैं। और चारों का हम लोग एक एक करके डिटेल अध्ययन करेंगे। इसमें से पहला है शुक्राणुओं का पहला क्या है, शुक्राणुओं का मादा जनन पथ में आगमन। ठीक है, और दूसरा है
शुक्राणु का योग्य तार्जन, ठीक है, जिसको क्षमता यानी बोल देते हैं क्षमता, ठीक। अंग्रेजी क्या होता है इसका? कैपेसिटेशन, ठीक। इसके बाद तीसरा होता है अंडाणु का आगमन, अराइवल ऑफ ओवम, और चौथा है शुक्राणु एवं अंडाणु के बीच भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ये आप क्या कर रहे हैं कि निषेचन को शुद्धात्मक रूप से अध्ययन करने के लिए उन्हें 4 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए, और हम जो है इनमें से सभी को डिटेल करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं शुक्राणु का मादा जननपथ में आगमन। ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये देखिए कोई फीमेल है, बहुत बुरा बना है, लेकिन बस बातों कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इस फीमेल के इस पार्ट में आपको पता है ये श्रोणी गुहा है। इस श्रोणी गुहा में क्या है, ये कुछ इनके जननांग हैं, जैसे कि अगर आपको ध्यान हो, ये है गर्भाशय, ये पूरी पार्ट क्या है, गर्भाशय। और गर्भाशय के नीचे वाले पार्ट को आप ग्रीवा बोलते हैं, और ग्रीवा के नीचे वाले जो नलिका का रचना है इसको आप योनि बोल देते हैं, ठीक है। अब सुनेंगे ध्यान से। क्या होता है कि लैंगिक संसर्ग के दौरान क्या होता है, लैंगिक संसर्ग के दौरान नर के शीशन के द्वारा यहाँ पे वीर्य को श्रावित किया जाता है, वीर्य को यहाँ पे स्खलित किया जाता है, वीर्य को यहाँ पे श्रावित कर दिया जाता है, जिसमें खूब सारे शुक्राणु होते हैं, लगभग 20 से 30 करोड़, ठीक। और शुक्राणु के साथ साथ बहुत सारे शुक्राशय गर्भ होते हैं, जो कि जो नर सहायक ग्रंथि होती है, नर के लिए जो नर जनन तंत्र के लिए जो सहायक ग्रंथि होती है, वो जो पदार्थ स्रावित करते हैं, आप उन्हीं को बोल देते हैं शुक्राशय गर्भ बोल देते हैं, या प्लाज्मा गर्भ बोल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज मिलता है,
ये तो आपको शुक्राणु मिलेंगे यहाँ पे, ठीक। और शुक्राणु के साथ साथ में क्या मिलते हैं, शुक्राशयी द्रव और प्रोस्टेट ग्लैंड ग्रंथि के द्रव, जितने भी ग्रंथि के द्रव थे वो सारा यहाँ मिलेंगे। जैसे कौन कौन सा, शुक्राशय द्रव, प्रोस्टेट शुक्राशयी ग्रंथि का स्राव, प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव, और क्या मिल जाएंगे आपको, बल्बोइरेथ्रल या कॉपर्स ग्रंथि का स्राव। कॉपर्स ग्रंथि का स्राव, ये इतना चीज, ठीक। और इन सभी चीज को आप सम्मिलित रूप से आप एक वर्ड में बोल देते हैं, क्या, विरी, ठीक है। अब चलिए सीखिए, हम लोग आगे सीखते हैं क्या। ये हमने सिंपली शीशन को दर्शा रहा है, ये नोट कर रहा है शीशन को, आप ध्यान दीजिए। ये मादा का योनि भाग है, और जनरली आप इतने एरिया को आप बोल देते हैं क्या, मादा जनन पथ। क्या बोल देते हैं, मादा जनन पथ। अब देखिए क्या होता है, लैंगिक संसर्ग के दौरान नर के शीशन के द्वारा मादा के योनि भाग में वीर्य को क्या किया जाता है, अस्खलित या स्रावित कर दिया जाता है। वीर्य को अस्खलित कर दिया जाता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, वीर्य का अस्खलन से ही यहाँ पे शुक्राणु का क्या हो गया, आगमन, और इस शीशन के द्वारा शुक्राणु को अस्खलित करने की जो प्रक्रिया है, इसको आप बोल देते हैं वीर्यसेचन, वीर्यसेचन। और वीर्यसेचन के कारण ही शुक्राणु कहाँ पहुंच गए हैं, मादा जनन पथ में आ गए। कहाँ आ गए, मादा जनन पथ में। जैसे आपको ये अब पहला चीज आप सीख चुके हैं। इसमें छोटा सा एक और बात आता है जिसको आप कह देते हैं शुक्राणु में गति। शुक्राणु में गति, देखिए शुक्राणु यहां तक पहुंच गए। अब क्या होता है, आपको पता है कि शुक्राणु के साथ जो शुक्राशय का स्राव होता है उसमें एक आप जानते हैं, उसमें एक चीज मिलता है जिसको आप बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन और फ्रक्टोज भी मिलते हैं, लेकिन अभी आपको फ्रक्टोज से कोई लेना देना नहीं है। अभी आप प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में समझिए, वो स्रावित क्यों कर रहा था। देखिए ध्यान से, ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि यहाँ इसमें होगा, इस प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण क्या होता है, गर्भाशय के जब कोशिकाओं तक ये पहुंचते हैं, गर्भाशय के मायोमेट्रियम में जब ये पहुंचते हैं, आपको पता है गर्भाशय के 3 परत होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, है ना। जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन पहुंचते हैं मायोमेट्रियम में, तब क्या होता है, मायोमेट्रियम में संकुचन होता है। तब मायोमेट्रियम में इसके पहुंचने के कारण, किसके पहुंचने के कारण, प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण क्या होता है, संकुचन होता है, जिस कारण से
ये जो शुक्राणु पहुंच के यहाँ तक आ पाते हैं, ये तेजी से पहुंच पाते हैं किधर की ओर, अंडवाही नली की ओर पहुंच पाते हैं। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक लैंगिक संसर्ग के दौरान मादा के मस्तिष्क के जो एरिया में एक ग्रंथि होती है जिसको आप बोल देते हैं पीयूष ग्रंथि। उस पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन आते हैं जिसको आप बोलते हैं ऑक्सीटॉक्सिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीटॉक्सिन। ये ऑक्सीटॉक्सिन कहां से आ रहा है? पीयूष से। ठीक है। पीयूष से ऑक्सीटॉक्सिन आते हैं। प्रत्येक मादा के लैंगिक संसर्ग के दौरान ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है। ये ऑक्सीटॉक्सिन वापस से गर्भाशय के मायोमेट्रियम में आते हैं और वहां पे संकुचन में हेल्प करते हैं। और संकुचन होने से क्या होता है? शुक्राणु तेजी से पहुंच पाते हैं किधर? दोनों अंडवाहिनी नली के ओर। अब एक और चीज, ये आपका खत्म हो। एक चीज है कि शुक्राणु की गति में, कि याद रखिएगा आप कि शुक्राणु की गति लगभग 1.5 से 3 mm/min होता है। ठीक। और इसकी गति में ये ऑक्सीटॉक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन गर्भाशय में संकुचन करवाते हैं, जिस कारण से और तेजी से ये दोनों अंडवाहिनी नली में जा पाता है। अब ध्यान दीजिए, अब अगला चीज समझिए, जो कि क्या है? शुक्राणुओं का योग्यतार्जन या क्षमतायान भी बोल देते हैं। समझिए क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, जब शुक्राणु मादा जनन पथ में आते हैं तब क्या होता है? आपको अच्छी पता हो तो मान लीजिए शुक्राणु है, क्या होता है कि इनका एक ही डेस्टिनेशन है, इनकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, इनको मिलना है अपने बेस्ट फ्रेंड से। और इनका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मादा युग्मक। ठीक। इनका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मादा युग्मक, जो कि अंडाशय में आपको पता है, पिछला अगर आप लेक्चर देख रखे हैं तो आपको पता होगा कि मादा युग्मक कब बनना शुरू होते हैं, कहाँ बनते हैं। ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि मादा युग्मक क्या होते हैं? मासिक चक्र के 14वें दिन अंडाशय से बाहर निकल के इस फिम्बरी झालर के द्वारा, झालर के सहायता से अंदर धकेल के ऑस्टियम के द्वारा कहाँ पहुंच जाते हैं? होते हुए ये अंडवाहिनी नलिका के तुम्बिका भाग में। और आपको पता है कि ये कैसा दिखता है? आपको याद हो तो आपको पता होगा कि ये जो अंड कोशिका है, इसके बाहर में 2 बॉडीगार्ड्स होते हैं, 2 आवरण होते हैं। एक अकोशिकीय आवरण जिसको आप जोना पेलुसिडा बोलते हैं, और दूसरा होते हैं एक कोशिकीय आवरण जिसको आप कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, ये है अपरिपक्व अंड कोशिका। ये क्या है? अपरिपक्व अंड कोशिका, या इसको आप द्वितीयक अंड कोशिका भी बोल देते हैं, या फिर आप सेकेंडरी oocyte भी बोल देते हैं, जो कि होते हैं क्या? एन होते हैं, ये भी है ना। और आपको पता हो जब वहां से निकलते हैं वो मेटाफेज 2 में अटके हुए होते हैं। अगर आप पुराना लेक्चर, जस्ट पहले वाला लेक्चर अगर हमारा देखें, आपको पता होना चाहिए कि मेटाफेज 2 में रुके हुए होते हैं।
और मेटाफेज 2 क्या होता है वो भी आपको पुराने लेक्चर में ही मिल जाएगा। मेयोसिस 2 के मेटाफेज 2 में रुके हुए होते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या हमने सीखा यहाँ पे, ये शुक्राणु है जो कि सीसन के द्वारा, जो कि नर के मैथुन अंग होते हैं, नर के सीसन के द्वारा यहाँ पे मादा जनन मार्ग में छोड़ दिए गए हैं शुक्राणु को। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, शुक्राणु का एक ही लक्ष्य है, इनको कहाँ किनसे मिलना है, इनके फ्रेंड से, जिनको आप क्या कहते हैं, अपरिपक्व अंड कोशिका या मादा युग्मक, इनसे इनको मिलना है। अब क्या होता है, आपको पता हो तो कैफेशिएशन किसको बोलते हैं, तो क्या होता है कि ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय का जो आंतरिक परत है, सबसे आंतरिक जो परत है, इसको आप बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। और सबसे बाहर वाले को आप क्या बोल देते हैं, पेरीमेट्रियम। ठीक, इधर भी हो, तीनों परत इधर भी है, ये नहीं बनाया तो इधर भी। और सुनिए क्या होता है कि गर्भाशय के कोशिकाओं के द्वारा कुछ रसायन स्रावित किए जाते हैं। कुछ क्या स्रावित किया जाता है, रसायन। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, जब क्या होता है, इनको अपने दोस्त से मिलना होता है, और ये आए होते हैं बहुत दूर से। आपको पता है कितने दूर से आए हैं शुक्राणु। अगर आप शुक्राणु का पाथवे देखे होंगे या जानते होंगे, ये शुक्राणु कहाँ बनते हैं, फिर किस नलिका में जाते हैं, फिर किस नलिका में आते हैं, तो आपको पता है कि बहुत दूर से आ रहे हैं। जैसे कि ये बनते हैं कहाँ, तो वृषण नली में, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसमें बनते हैं। फिर उसके बाद रेटे ट्यूबुली रेक्टी के द्वारा वृषण पाली से बाहर आते हैं, और ट्यूबुली रेक्टी, बहुत सारे ट्यूबुली रेक्टी एक साथ जुड़ करके जाल नुमा नली में खुलते हैं, जिसको आप बोल देते हैं रेटिटेस्टिस। और रेटिटेस्टिस बहुत सारे मोटी मोटी नलिकाओं के द्वारा बाहर खुलते हैं, जिसको आप बोल देते हैं वासा एफरेंशिया। फिर वासा एफरेंशिया एक बड़ी नली में खुलते हैं, जिसको आप बोल देते हैं एपिडिडाइमिस या अधिवृषण। अधिवृषण से एक पतला नलिका निकलती है, जिन्हें आप बोलते हैं वास डेफरेंस। और वास डेफरेंस फिर खुलते हैं अस्खलन नली में, और अस्खलन नली कहाँ खुलते हैं, मूत्र मार्ग में। और मूत्र मार्ग के द्वारा, ये सीसन के द्वारा कहाँ आ गए हैं, तो मादा जनन में। तो ये कितना दूर ट्रेवल किए हैं, बहुत दूर से आए हैं। तो क्या होता है, बस ऐसे याद रखने के लिए हम लोग सीखते हैं क्या, कि इनकी रसायन जो है, ये इनकी मम्मी है। रसायन कौन है, इनकी माता। ये माता क्या करती है, कहती है अगर तुम अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो तो तुमको स्नान करना होगा। और ये माता क्या करती है, इस रसायन से इनकी मुंडी को धो देती है। इनकी मुंडी को धोने से क्या होता है कि शुक्राणु का जो बाहरी आवरण होते हैं वो हल्के हल्के से नष्ट हो जाते हैं। उस रसायन के कारण से क्या होते हैं, शुक्राणु के जो बाह्य आवरण होते हैं थोड़े थोड़े से नष्ट हो जाते हैं। थोड़े थोड़े से शुक्राणु के बाह्य आवरण क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक, किसी कारण से, तो जो गर्भाशय की कोशिकाएं हैं उनके द्वारा स्रावित रसायन के कारण से क्या होता है, शुक्राणु के जो बाह्य आवरण है थोड़े थोड़े से नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को आप क्या बोल देते हैं, योग्यतार्जन बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को आप योग्यतार्जन बोलते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस अवस्था में शुक्राणु ये मादा के गर्भाशय में प्रवेश करते हैं, उस अवस्था में वो कभी भी अंडाणु से निषेचन नहीं कर सकते हैं। ठीक, और योग्यतार्जन होने के बाद ही वो निषेचन कर सकते हैं। ठीक है, योग्यतार्जन आप समझ गए कि कितनी जरूरी प्रक्रिया है। और योग्यतार्जन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो
ऑस्टिन ने, ठीक है। और इनके बारे में कभी किसी वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे इस चीज को डिस्कवर किए। अभी फिलहाल ये सीखिए, योग्यतार्जन आप समझ गए क्या होता है। अब अगला चीज सीखते हैं। अगला क्या, अंडाणु का आगमन, ठीक है। आपने शुक्राणु का मादा जनन पथ में आगमन को समझ गए कि कैसे आता है। तो लैंगिक संसर्ग के द्वारा, नर के सिसन के द्वारा वहां पे एक प्रक्रिया होता है विनिषेचन, उसके द्वारा वहां छोड़ दिया, ठीक। दूसरा क्या सीख लिया आपने, शुक्राणु का योग्यतार्जन या क्षमता कि मादा जनन पथ में क्या होता है कि मादा के गर्भाशय से कुछ रसायन स्रावित होते हैं जो शुक्राणु के आवरण को आंशिक रूप से तोड़ देते हैं, उसे ही आप क्या बोल देते हैं, योग्यतार्जन। अगर आपसे पूछा जाए कि योग्यतार्जन कहाँ होता है तो आपका जवाब होना चाहिए मादा जनन पथ में, ठीक। इसके बाद क्या है, अंडाणुओं का आगमन। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, अगर आपने हमारा पुराना लेक्चर देखा है तो भी, और अभी अभी हमने फिर से आपको बताया था क्या कि मासिक चक्र के 14वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन क्या होता है, क्या होता है कि अंडाशय में जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं वो LH हार्मोन के कारण से टूट जाते हैं, LH सर्ज के कारण से टूट जाते हैं और ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज हो जाते हैं, तो ये अंड कोशिका, ठीक, जो कि अपरिपक्व अंड कोशिका होते हैं। और ये अपरिपक्व अंड कोशिका गति करते हुए, गति तो नहीं कर पाते ये किनकी मदद से, तो एक तो अंडवाहिनी नली में संकुचन भी होता है और दूसरी चीज क्या होते हैं, अंडवाहिनी नली के जो आंतरिक परत होते हैं वो बने होते हैं रोमाभी कुपकला उत्तक के बने होते हैं, उसमें जो सीलिया लगे होते हैं उस सीलिया के कारण से गति करके सीलिया के मदद से ये पहुंच जाते हैं कहाँ, तुम्बिका भाग में, जिसको आप एम्पुला बोल देते हैं, ठीक है। तुम्बिका, एम्पुला। अब ध्यान से सुनिए, क्या होता है कि आपको पता है ये चीज, इनिशिएशन अगर मनुष्य की बात कर रहे हैं तो किस भाग में होता है, तो यही आप बोलेंगे अंडाशय के अंडवाहिनी नलिका के तुम्बिका भाग में या एम्पुला भाग में। अब देखिए यहाँ पे शुक्राणु का योग्यतार्जन हो गया है और ये शुक्राणु काफी तेजी से अब बढ़ता है। स्नान करने के बाद शुक्राणु बहुत तेजी से गति करते हैं और गति करते हुए पहुंचते हैं कहाँ पे, अपने दोस्त के पास, जो इनका लक्ष्य है। देखिए अब ध्यान से, एक चीज ध्यान रखिएगा, शुक्राणु इसके सामने में बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे माने बहुत ज्यादा छोटे हैं, ठीक। ये बस आपको डिटेलिंग समझाने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये शुक्राणु जो होते हैं अंडाणु के सामने बहुत छोटे माने बहुत छोटे होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आपको पता होना चाहिए कि ये शुक्राणु का शीर्ष भाग है। अगर शुक्राणु का आप स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं तो कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन के अंदर आपको शुक्राणु के स्ट्रक्चर को लेकर के एक वीडियो डाला जाए, ठीक। अगर ध्यान दीजिए, शुक्राणु के स्ट्रक्चर अगर आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शुक्राणु के जनरली 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, ये शीर्ष भाग होते हैं, ये ग्रीवा भाग होते हैं, ये मध्यकाय होते हैं और ये पूंछ होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में किसी और दिन आपको डिटेल बताया जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ देखिए, जो शुक्राणु के शीर्ष भाग होते हैं उसमें आपको पता है कि एक बम होते हैं। जैसे अगर आप हमारा क्लास लेक्चर डेली करते हैं, अगर जिकोनिक्स क्लासेस निर्मली को आप देखते हैं, क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, तो आपको पता होगा कि इसमें एक बम है, फुटक, ठीक है।
और हमेशा वो फटने के लिए तैयार रहता है ना। ये है वो बम, जो कि एक पुट्टक है बुआ, और इसको बनाते हैं गॉल्जी बॉडी ही है। ये एक पुट्टक है, इसको आप बोलते हैं अग्रपिंडक। इसको आप बोल देते हैं अग्रपिंडक, ठीक है। अब ध्यान देंगे, और शीर्ष भाग में यहाँ पे से केंद्रक होता है, हाँ? जो कि अगुणित होता है, माने इसमें क्रोमोसोम की संख्या ओनली कितने होते हैं, 23 होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इनके जो अग्रपिंडक होते हैं, शुक्राणु के जो अग्रपिंडक हैं, इनमें 3 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें 3 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम को बोलते हैं आप कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, और दूसरा को बोलते हैं आप हाइलुरोनिडेज एंजाइम, और तीसरा को हम बोलते हैं जोनास। और आप इन तीनों एंजाइम को एक साथ मिला के बोल देते हैं आप शुक्राणु लयन, ठीक। और ये तीनों एंजाइम का गुण कैसा होता है, तो हाइड्रोलैक्टिक, ठीक है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते, समझ लीजिए हाइड्रो माने जल, लैक्टिक माने तोड़ना। जल की उपस्थिति में अगर कोई एंजाइम किसी चीज को तोड़ता है तो वैसे एंजाइम को बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, एक चीज, इस बम विस्फोट होने से पहले एक छोटा चीज हम लोग जानते हैं। ये एक तरह से पुट्टक है, पुट्टक है, और ये बना होता है किस चीज से बनते हैं ये, तो इनको बनाते कौन है, इनको बनाते कौन है, तो गोल्जी बॉडी बनाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप एक चीज पहले समझ लीजिए कि ये जो अंड कोशिका, ये तो अंड कोशिका का झिल्ली हो गया, ये कौन सा परत है, तो जोना पेलुसिडा, और इनको आप बोलते हैं कोरोना रेडिएटर, ठीक है। किसी अन्य क्लास में आपको बताया जाएगा ZP3 रेसेप्टर के बारे में, ZP3 ग्राही के बारे में, ठीक है, जो कि जोना पेलुसिडा जो झिल्ली है उसके ऊपर पाए जाते हैं ZP ग्राही, जो कि अपने जाति के शुक्राणु के पहचान के लिए जरूरी होता है, ठीक। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि किसी कुत्ते के स्पर्म को आप किसी बिल्ली के अंडाणु से मिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको पहचान के लिए होते हैं क्या चीज, ZP3 ग्राही, और भी कुछ चीजें होती है जैसे फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन, ये भी काम करते हैं अपने जाति के शुक्राणुओं को पहचानने के लिए। चलिए आगे, क्या होता है जब शुक्राणु अंडाणु के इतने पास आ जाते हैं, एक और चीज जानिए, ZP माने जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा के बीच में जो है कुछ सीमेंटिंग पाई जाती है, कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि कोरोना रेडिएटा के कोशिकाओं के बीच में भी वो पदार्थ मिलते हैं। इनको आप बोल देते हैं हैलुरोनिक एसिड। इन कोशिकाओं को आप बोलते, सॉरी, इन द्रव्य को, इन पदार्थ को आप बोलते हैं हाइलुरोनिक अम्ल। और ये जो हाइलुरोनिक अम्ल है वह लगभग हर एक कोशिकाओं के बीच में, जैसे कि अगर आप ईंट, अगर आप दीवार देख रहे हो, कोई जो एक ईंट होते हैं और उसके ऊपर जो दूसरे ईंट होते हैं, उनके बीच में
सीमेंटिंग होते हैं, वही सीमेंटिंग का काम करते हैं क्या, हाइलुरोनिक अम्ल। इसके बारे में आप 11th में डिटेल पढ़ते हैं। चलिए अभी सीखिए इसके बारे में, अब क्या होता है इसके बाद। ये जो अग्रपिंडक में 3 प्रकार के एंजाइम हैं, क्या होता है जब इस अंडाणु के पूरे करीब आ जाते हैं और उनसे टकराव होता है, तब क्या होता है कि ये अग्रपिंडक टूट जाते हैं और अग्रपिंडक में उपस्थित जो पहला एंजाइम है, जिसको आप देख पा रहे होंगे अभी आप अपने फोन के स्क्रीन पे या फिर जहाँ भी, ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो कोरोना रेडिएटा का जो परत होते हैं उन सब का पाचन कर देते हैं, उन सब का डाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके आगे क्या होता है कि दूसरा कौन सा एंजाइम है, दूसरा कौन सा एंजाइम है, हाइलुरोनिक बेस। ये एंजाइम क्या करता है, तो हाइलुरोनिक अम्ल जहां भी है उन सब का पाचन कर देते हैं, ये इन सब का पाचन कर देते हैं। इसके बाद अगला कौन सा एंजाइम है, जोनालाइसिन। ये क्या करता है, जोना पेलुसिडा को आंशिक रूप से पाचन करने का काम करता है, जितना में शुक्राणु इंटर कर जाए बस उतना डाइजेस्ट करता है। अब ध्यान देंगे, चलिए, और गैप बनने के बाद, इतने पाचन होने के बाद शुक्राणु अंततः पहुंच जाते हैं कहाँ, अंड कोशिका के पास। आपको पता है ये शुक्राणु का मुंडी टूट चुका है और एक्रोसोम फट चुका है, बर्बाद हो चुका है। बस इसमें क्या बचा है, यहाँ पे केंद्रक बचा हुआ है, और अगर आप डिटेल अध्ययन किए हो, यहाँ पे वर्तुलिका बचा हुआ है, सेंट्रियोल जिसको आप बोल देते हैं, है ना, स्पाइरलमैन, अगर आपको ध्यान हो तो। खैर कोई नहीं, अब ध्यान दीजिए क्या होता है। आपको पता है कि शुक्राणु के साथ जो वीर्य के जो जितने भी द्रव हैं, सेमिनल प्लाज्मा वगैरह जो है, उनमें आपको पता होगा कि बहुत सारे कैल्शियम आयन प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो क्या होता है, शुक्राणु के आसपास में बहुत सारे कैल्शियम आयन भी आए हुए होते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि हर एक कोशिका के बाहर खूब सारे क्या होते हैं, सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन। क्या होता है कि जब क्या होता है कि जब ये शुक्राणु प्रवेश करने लगते हैं अंड कोशिका के भीतर, तब ये आयंस भी इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। शुक्राणु जैसे प्रवेश कर रहे होते हैं, वैसे ही शुक्राणु के साथ साथ आयंस भी प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, शुक्राणु जैसे अंड कोशिका में प्रवेश कर रहे होते हैं, वैसे वैसे ही आयंस पहुंच जाते हैं कहाँ, कहाँ पहुंच जाते हैं, तो ये अंड कोशिका के अंदर। अब ध्यान से सुनेंगे, अंड कोशिका जनरली होते हैं नेगेटिव चार्ज, लेकिन जैसे ही अंड कोशिका के अंदर
ये सब आयंस पहुंचते हैं पॉजिटिव आयन, वैसे ही इनके भित्ति के आसपास अचानक से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको विध्रुवीकरण बोल देते हैं। और विध्रुवीकरण के कारण से, पॉजिटिव चार्ज के आने के कारण से ये काफी रिजिड हो जाते हैं। इस चीज को आप बोल देते हैं फास्ट ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीएस्पर्मी। ठीक है, फिर क्या होता है, आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि ये अंड कोशिका के अंदर कुछ पुटक के रूप में ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, जिनको आप कॉर्टिकल ग्रैन्यूल बोल देते हैं। इन्हें आप कॉर्टिकल ग्रैन्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल बोलते हैं। ठीक, अब ध्यान सुनिए, क्या होता है जब शुक्राणु प्रवेश कर रहे होते हैं, वैसे ही ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल बाहर आ जाते हैं परिपीतक अवकाश में। कहाँ आते हैं? परिपीतक अवकाश में। परिपीतक अवकाश किसको बोलते हैं? तो अंड कोशिका और जोना पेलुसिडा के बीच वाले जगह को आप बोलते हैं परिपीतक अवकाश। इस परिपीतक अवकाश में आ जाते हैं क्या? ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल, और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल यहाँ आके क्या होते हैं? फट जाते हैं। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल यहाँ आके क्या होते हैं? फट जाते हैं। और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के अंदर जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं वे सभी बाहर आकर इनसे रिएक्शन करके, जोना पेलुसिडा से रिएक्शन करके उन्हें बहुत कठोर बना देते हैं, ताकि कोई और शुक्राणु, एक शुक्राणु के अलावा कोई दूसरा शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। रिजिड हो जाए और ये दूसरा शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश न कर पाए। इस प्रक्रिया को आप बोल देते हैं स्लो ब्लॉक। स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीएस्पर्मी। चलिए एक बार वापस हम आपको सारा चीज रिकैप कर देते हैं। इन सब का डिटेल आपको नोट के रूप में अगर आप हमें मैसेज करते हैं, अगर आप हमें कांटेक्ट करते हैं ईमेल पे, तो आपको ये नोट के रूप में आपको ये मिल जाएगा और आप इस चीज़ को लिख भी सकते हैं। बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारा टीम कोशिश कर रहा है आपको कि नेक्स्ट टाइम से ये सब चीज़ें आपको पहले से ही मिला रहे और यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए, ताकि आप सिर्फ वीडियो देखें और जैसे उसमें हो आप वो नोट बना लेंगे। आपका तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी नीट पर्पस से लेकर के। चलिए आप वापस एक बार रिकॉल करते हैं सारा चीज़ों को। देखिए, ध्यान सुनिए, आप लोग पढ़ रहे हैं किसी के बारे में? इनिशिएशन के बारे में। सबसे पहले क्या सीखे? इनिशिएशन के बारे में सर्वप्रथम अरस्तु बताए थे, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दे पाए थे। लेकिन मानवों में इनिशिएशन का खोज हर्टविग ने किया था, W.A.O. हर्टविग ने, और पादपों में इनिशिएशन का खोज स्ट्रासबर्गर ने किया। इसके बाद क्या सीखे? इनिशिएशन को शुद्धात्मक रूप से अध्ययन करने के लिए इन्हें 4 भागों में बांट दिया गया। पहला कौन सा? शुक्राणु का आगमन, दूसरा है शुक्राणु का योग्यतार्जन, और तीसरा है अंडाणु का आगमन और शुक्राणु और अंडाणु के बीच भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए अब ध्यान से, इसके बाद आप लोग पढ़ना शुरू किए। पहला, शुक्राणुओं का मादा जनन पथ में आगमन। इसमें क्या देखिए आप कि लैंगिक संसर्ग के दौरान नर और मादा के संसर्ग या मिलने के दौरान क्या होता है? नर के शिशन के द्वारा वीर्य को मादा जनन पथ में छोड़ा जाता है, जिसे आप वीर्य सेचन बोल देते हैं। और वीर्य सेचन के फलस्वरूप ही शुक्राणु मादा जनन पथ में प्रवेश करते हैं, जिसे आप शुक्राणु का आगमन बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है?
कि शुक्राणु में जो गति होता है वो कैसे होता है। आपको पता होगा कि शुक्राणु के साथ जो शुक्राशयी ग्रंथि का जो स्राव होता है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन नामक एक हार्मोन आपको रसायन मिलता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, गर्भाशय के मायोमेट्रियम में संकुचन उत्पन्न करता है, जिस कारण से शुक्राणु और तेजी से अंडवाहिनी नली की ओर पहुंच पाता है। ठीक है, इसे ही आप क्या बोल देते हैं, शुक्राणु का आगमन। इसके बाद दूसरा चीज क्या है, शुक्राणु का योग्यतार्जन। क्या है कि मादा जनन पथ में गर्भाशय के आंतरिक कोशिकाओं द्वारा कुछ रसायन स्रावित किया जाता है और इस रसायन से शुक्राणु के जो भित्ति होते हैं उनको आंशिक रूप से तोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को आप योग्यतार्जन कहते हैं और योग्यतार्जन के बारे में सर्वप्रथम आर ऑस्टिन ने बताया। ठीक, इसके बाद योग्यतार्जन के बाद क्या है, अंडाणुओं का आगमन। आप लोग अंडाणुओं का आगमन के बारे में बहुत पहले सीख रखे हैं कि मासिक चक्र के 14वें दिन क्या होते हैं, ग्राफिन फॉलिकल LH सर्ज के कारण टूटते हैं और यहाँ से अंड कोशिका बाहर आते हैं अंडाशय से। ठीक, और आपको पता है कि अंड कोशिका के साथ में दो भित्ति भी होते हैं, एक अकोशिकीय भित्ति जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं, एक कोशिकीय भित्ति जिसको कोरोना लिरिटा बोलते हैं। और ये अपरिपक्व अंड कोशिका बढ़ते हुए कहाँ पहुंचते हैं, तो अंडवाहिनी नली के तुम्बिका भाग में। फिर क्या होता है कि इसी प्रक्रिया को आप क्या बोल दिए अब, मतलब अंडाणु का कहाँ पहुंच जाना, तो अंडवाहिनी नली के एम्पुला भाग में, माने तुम्बिका भाग में। कहाँ, तुम्बिका भाग में पहुंच जाना क्या कहलाता है, अंडाणु का आगमन। इसके बाद क्या है, शुक्राणु का और अंडाणु के बीच रासायनिक एवं भौतिक अभिक्रिया। क्या होता है, सबसे पहले कि शुक्राणु के शीर्ष भाग में क्या पाया जाता है, बुआ, अग्र पिंडक होते हैं जिसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। इन तीनों एंजाइम को मिलाकर के क्या कहा जाता है, शुक्राणु लयन। इसमें से पहला एंजाइम का नाम है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये क्या करता है, तो अंड कोशिका के बाहर जो कोशिकीय भित्ति होते हैं जिन्हें आप कोरोना लिरिटा बोलते हैं, ये यहाँ से निकल के उन सारे को पाचन कर देते हैं। और दूसरा क्या करता है, हाइलुरोनिडेज। तो कोरोना लिरिटा और जोना पेलुसिडा के बीच में जो सीमेंटिंग पाए जाते हैं जिसको हाइलुरोनिक एसिड बोल देते हैं, अम्ल बोल देते हैं, उनका पाचन कर देते हैं। और तीसरा क्या है, जोना लाइसिन। ये क्या करते हैं, तो अंड कोशिका के बाहर जो जोना पेलुसिडा का आवरण होते हैं उनका पाचन कर देते हैं। और ये तीनों काम जो किए हैं, ये किए हैं कोरोना लिरिटा का पाचन किए हैं, ठीक। और ये जो जोना पेलुसिडा और कोरोना लिरिटा के बीच उपस्थित क्या चीज, तो हाइलुरोनिक अम्ल का पाचन किए हैं। और ये क्या किए हैं, जोनालेसिन, तो जोना पेलुसिडा का पाचन किए हैं, है ना। अब ध्यान से सुनेंगे, ये पूरा प्रक्रिया इन तीनों के द्वारा, इन तीनों का पाचन करने की जो प्रक्रिया है इसको आप बोल देते हैं एक्रोसोमल अभिक्रिया। ठीक है, एक्रोसोमल अभिक्रिया। इसके बाद क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको एक बेसिक बात पता होना चाहिए कि एक अंडाशय में अगर एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश कर गए, इस स्थिति को आप बोल देते हैं पॉलीस्पर्मी। क्या बोलते हैं, पॉलीस्पर्मी। और अगर ऐसा कंडीशन हो गया तो कभी भी जंतु, माने मनुष्य वगैरह जो भी एग्जाम्पल में, जंतु का निर्माण नहीं होगा। तो पॉलीस्पर्मी को रोकते कैसे हैं, मनुष्यों में पॉलीस्पर्मी कैसे रुकता है, तो 2 तरीके से रुकता है पॉलीस्पर्मी। ठीक, जैसे कि आप देख ही रखे हैं, पहला क्या है, फर्स्ट ब्लॉक, और दूसरा क्या है, स्लो ब्लॉक। दिख रहा है। अब देखिए फर्स्ट ब्लॉक क्या है, आपको पहले ही वीडियो में बता दिया गया, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं।
कि जब शुक्राणु अंड कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं तब क्या होता है कि अंड कोशिका में शुक्राणु के साथ साथ सोडियम आयन और कैल्शियम आयन अत्यधिक भर जाते हैं, जिस कारण से ये जो पहले अंड कोशिका होती है नेगेटिव चार्ज अचानक से अत्यधिक पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, पोलराइज हो जाती है, जिसको विध्रुवीकरण कह देते हैं हम लोग। इस कारण से अंड कोशिका का भित्ति बहुत रिजिड हो जाता है बहुत जल्दी, और जिस कारण से अगर दूसरा कोई शुक्राणु प्रवेश कर रहा होता है तो ये असंभव हो जाता है। ठीक है, इसी को आप क्या बोल देते हैं, फास्ट ब्लॉक। ये विद इन अ सेकेंड हो जाता है। ठीक, इसके बाद क्या बात किए थे, दूसरे कैसे पॉलीस्पर्मिक रोकते हैं। तो क्या होता है कि अंड कोशिका में बहुत सारे पुट्टक होते हैं जो गोल्जी बॉडी तैयार किए होते हैं, जिसको आप बोल देते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल आते हैं जोना पेलुसिडा और अंड कोशिका के बीच में, जिसको परिपित्तक अवकाश बोलते हैं। यहाँ पे आके फट जाते हैं, फट करके इनके अंदर जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं वो जोना पेलुसिडा से अभिक्रिया करके उनको बहुत रिजिड बना देता है, ताकि कोई अदर एक शुक्राणु के अलावा दूसरा कोई भी शुक्राणु उसमें प्रवेश ना कर पाए। इसी को आप बोलते हैं स्लो ब्लॉक। ये बहुत ही कारगर ब्लॉक होते हैं, ये जो होते हैं कारगर होते हैं और अधिक समय के लिए होते हैं। और ये जो फास्ट ब्लॉक होते हैं वो कम देर के लिए होते हैं, काफ़ी जल्दी वो खत्म हो जाते हैं। इसके बाद सीखिए आगे, बस लास्ट 1 मिनट और। देखिए ये मादा युग्मक माने अंड कोशिका का केंद्रक है, ये जो कि अगुणित है, जो कि अगुणित है। ठीक है, अब क्या होता है, जब शुक्राणु का केंद्रक यहाँ पहुंचते हैं वो भी अगुणित होते हैं, और साथ में आपको पता हो तो शुक्राणु का कुछ ग्रीवा वहां पहुंचते हैं, एक वर्तुलिका माने सेंट्रियोल भी पहुंचते हैं किसमें, अंड कोशिका, जिसके कारण से अंड कोशिका जो कि मेटाफेज 2 में रुका हुआ था, इसमें मेटाफेज 2 पूर्ण हो जाता है और ये बदल जाते हैं किसमें, एक परिपक्व अंडाणु में। इसमें मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये बदल जाते हैं एक परिपक्व अंडाणु में। इन सब चीजों को हमें साफ करना पड़ेगा, तो आप लोग इनको ऐसे ही रहने दीजिए, एक अलग इमेज बना के आपको बताते हैं। देखिए कि जैसे कि द्वितीयक अंड कोशिका है और इसमें शुक्राणु प्रवेश कर चुके हैं, शुक्राणु का केंद्रक प्रवेश कर चुके हैं। ये इनका केंद्रक है और ये शुक्राणु है और शुक्राणु ये प्रवेश कर चुके थे। ठीक, और ये शुक्राणु का केंद्रक है। अब ध्यान सुनिए, और आपको बताया कि इनके साथ साथ क्या सेंट्रियोल भी पहुंचे, जिस कारण से इनमें अर्धसूत्री सेकेंड पूर्ण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये 2 कोशिका में परिवर्तित हो जाते हैं, एक बड़ा कोशिका और साइड से एक छोटा कोशिका बन जाता है। ठीक, जो छोटा कोशिका बनते हैं इनको आप बोल देते हैं द्वितीयक ध्रुवीयक, और ये जो अब बने हैं पूर्ण होने के बाद इन कोशिका का आप बोलेंगे परिपक्व अंड कोशिका या मादा युग्मक। ठीक है, अब क्या होता है, ये परिपक्व अंड कोशिका होने के बाद ये इनका केंद्रक है परिपक्व अंड कोशिका का, जो कि अगुणित है, और ये शुक्राणु का अंड कोशिका, शुक्राणु का केंद्रक। ये दोनों केंद्रक मिलके एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं। ये दोनों केंद्रक मिलके एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं, और आपको पता होगा कि ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, केंद्रकों के मिलने की प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं, कैरियोगैमेटोसिस। ठीक, इसके फलस्वरूप ये जो अंड कोशिका है, बड़ा वाला कोशिका,
इसी को आप बोल देते हैं जाइगोट, युग्म नज। और इसी से आगे भ्रूण का या बच्चे का, छोटे बच्चे का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ठीक, ये आपका पूर्णतः ये निषेचन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, अगर और भी कोई ऐसा वीडियो आपको चाहिए हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे, और इन्हें अगर आपको कुछ लगे कोई ऐसा टॉपिक तो आप उसको वापस से स्टार्ट करके आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।